हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ठीक है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि एक इवेंट वो चाहे हैपन हो चाहे ना हो, लेकिन वो किसी दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई और इवेंट हैपन होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, और वो दूसरी इवेंट अगर हैपन नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है। ऐसा नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम ही रहती है, चाहे दूसरी इवेंट में जो मर्जी होता रहा हो। ठीक है, जैसे हमने कहा हमें कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज मंडे है तो आज कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हम कहेंगे हाफ। मंडे से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, यानी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये चीज़ कोई डे के ऊपर डिपेंड तो करती नहीं है कि आज कौन सा डे है। तो मतलब डे और कॉइन को टॉस करने पर जो इवेंट्स आ रही हैं, आज कौन सा डे है, संडे मंडे ट्यूसडे, और हेड या टेल क्या आएगा, ये आपस में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है द इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इवेंट। द इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इवेंट। एक इवेंट जो है वो किसी दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट वाला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने कॉइन वाला लिया था। सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट गिवन दैट, इस लाइन का मतलब है गिवन दैट टुडे इज संडे। तो बताओ संडे को सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? भाई वो तो हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है, चाहे आज कोई सा भी डे हो। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देखो आगे, इट्स प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम इफ टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, संडे और सो ऑन। देयरफॉर इवन सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट is not dependent on the day of the week. Therefore, the event sun rises from the east. ठीक है, the event sun rises from the east is not dependent on the day of the week, hence independent events. तो ये events कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक और एग्जांपल दिया उसे देखते हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकाला। ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स इज ए किंग। इज ए किंग, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी पता लगा रहे हैं, और आगे गिवन है ए कार्ड इज मिसिंग फ्रॉम द पैक ऑफ द कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल उस पैक में 52 कार्ड्स होते हैं ना, लेकिन कह रहे हैं एक मिसिंग है, तो टोटल 51 है। एक कार्ड मिसिंग है। अब हमसे पूछा है कि अब अगर उन 51 कार्ड्स में से हम एक कार्ड निकालेंगे तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, तो क्या वो मिसिंग कार्ड के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती? गुड क्वेश्चन। तो आंसर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बिकम्स चेंज इफ द मिसिंग कार्ड इज ए किंग और एनी अदर कार्ड। तो अगर जो मिसिंग कार्ड है वो अगर किंग है तो मतलब एक किंग मिसिंग है, तो 4 में से एक किंग तो मिसिंग हो गया, तो बाकी 3 बचे। तो किंग के होने की प्रोबेबिलिटी 3/51 होगी, लाइक दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट ए किंग इज मिसिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी 3/51 बिकॉज देयर आर ओनली 3 किंग्स नाउ एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 51। टोटल कार्ड तो 51 है, लेकिन उसमें एक किंग मिसिंग होने के कारण 3 किंग हैं, तो 3/51। और अगर कोई और कार्ड मिसिंग है, किंग पूरे 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बन जाएगी 4/52। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि मिसिंग कार्ड कौन सा है। तो अगर ये डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। Since the probability is changed, therefore they are dependent events. तो हम लोग इंडिपेंडेंट सीख रहे थे, लेकिन आंसर सेम रहता तो इंडिपेंडेंट हो जाती।
चेंज हो गया तो डिपेंडेंट, तो मतलब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मिक्सचर सीख रहे हैं। वैसे डिपेंडेंट हम लास्ट क्लास में सीख भी चुके हैं, तो फिर से उसका हमने एक आधा एग्जांपल और ले लिया कि अगर प्रॉबिलिटी बदल जाएगी तो डिपेंडेंट, नहीं बदलेगी तो इंडिपेंडेंट। एक और केस देखते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसी कॉइन को हमने दोबारा टॉस किया, तो दोबारा टॉस करेंगे तो भी वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछली बार हेड आया था तो इस बार हेड आने के चांसेस बढ़ गए, या टेल आया था तो टेल के बढ़ गए, एंड सो ऑन। न्यू रिजल्ट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ओल्ड रिजल्ट्स। पिछली बार कॉइन टॉस किया था तो उससे क्या रिजल्ट आया था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली ए डाइस इज थ्रोन, डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और डाइस को अगर हम एक बार और थ्रो करेंगे, डाइस इज थ्रोन अगेन, फोर्थ केस देख रहे हैं हम, तो स्टिल इंडिपेंडेंट है, बिकॉज अभी भी कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि पिछली बार थ्रो किया था तो 6 आया था, अब दोबारा करेंगे तो दोबारा भी 6 ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। न्यू रिजल्ट्स आर अगेन नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ओल्ड रिजल्ट्स, देयरफॉर स्टिल इंडिपेंडेंट। ऐसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कार्ड्स का। तो हमने प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो नेचुरल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कार्ड कुछ भी आ सकता है, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो मर्जी हो, बाहर बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। हम इंडिया में बैठे हैं चाहे जापान में बैठे हैं, आंसर विल रिमेन सेम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और ए कार्ड इज ड्रॉन अगेन विदाउट रिप्लेसिंग द प्रीवियस कार्ड। एक कार्ड हमने निकाला था, अब उसके बाद एक और निकाल लिया और पहला वाला बीच में नहीं डाला, ठीक है। तो नेचुरल है कि अब जब दूसरा कार्ड निकालेंगे और पहले वाला अगर रिप्लेस नहीं किया है तो हमारा आंसर जो है वो पहले वाले कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले वाले कार्ड के ऊपर क्या आया था, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट होंगी, किसके ऊपर? डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस कार्ड ड्रॉन। पहले कौन सा कार्ड आया था उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अब नए कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो बिल्कुल सिमिलर टू एग्जांपल 2 हो गया, जिसमें एक कार्ड मिसिंग था तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी बदल गई थी। ऐसे ही इसमें भी पहले एक कार्ड निकाला, रिप्लेस नहीं किया तो एक किस्म से मिसिंग हो गया, मालूम नहीं क्या है वो। अब वो कार्ड कौन सा है वो पता चलेगा तभी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, अदरवाइज सबकी प्रोबेबिलिटी के 2-2 आंसर आएंगे। वो पहले वाले कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले कौन सा कार्ड हमने ड्रॉ किया था और रिप्लेस नहीं किया। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनसे हमें पता चलता है कि कभी कभी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं और कभी कभी इवेंट्स डिपेंडेंट होती हैं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, सारा नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी हो तो उनको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। मिटा दें सारा। अब हम सीखने जा रहे हैं इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ नहीं मतलब जितने होते हैं सारे सीखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, याद है ना, डिपेंडेंट इवेंट्स में सीखा था ए इंटू बी गिवन ए। लेकिन ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, तो चाहे ए हैपन हुआ चाहे नहीं हुआ, बी के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई गिवन वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। गिवन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा ए इंटू बी। दूसरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो देखा सारे फॉर्मूले एकदम सिमिलर और आसान है, एक ही जैसे हैं सारे के सारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ बिना नंबर के। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। वेरी सिंपल अल्टीमेटली, ठीक है। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिए, फॉर्मूले ये 4 है। अच्छा, मैंने बताया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन सी भी आ जाता तो एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डैश डैश आ जाता तो डैश डैश मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, गुड फॉर्मूला। देखो इससे पहले हमने जनरल फॉर्मूले में ए यूनियन बी का फॉर्मूला सीखा है, डिपेंडेंट में अलग से नहीं आया है कोई फार्मूला, तो डिपेंडेंट में वो जनरल वाला लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इंडिपेंडेंट में भी जनरल वाला भी लगा सकते हैं और एक नया फार्मूला हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नया फार्मूला क्या है, ए यूनियन बी। हमने कहा ये इंडिपेंडेंट केस में ना यूनियन के बदले अगर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनियन के साथ भी कुछ ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, तो बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के ऊपर एक और डैश लगा दिया और यूनियन बी डैश के ऊपर एक और डैश लगा दिया। देखो ऐसा है, हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, ऐसा करते हैं मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर प्रूव करके दिखा दूंगा। ये मैं प्रूव करके दिखा रहा था वो यहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो इसे कहते हैं वाव। नहीं तो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो कितना बड़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी दी है उसे 1 में से माइनस किया, ए डैश हो गया, बी को 1 में से माइनस किया, बी डैश हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया। वही आंसर इससे भी आ सकता है। तो जनरल फार्मूला मल्टीपर्पज़ है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों इवेंट्स में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अपना पर्सनल ए यूनियन बी का फार्मूला भी है जो डिपेंडेंट इवेंट्स के पास नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमने इसके 5 फार्मूले सीख लिए। और एक नया फॉर्मूला और सीख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 1 माइनस, अब देखो सोच के बताओ जनरल फार्मूला इसका कितना बड़ा था। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। सो सिंपल। आसान हो गया ना सारा।
तो बस इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं। पहले 4 फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, एक जैसे, जो भी लिखा आ जाए सब मल्टीप्लाई कर दो, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और यूनियन आ जाए तो उनका डैश निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की यही खासियत है कि इसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी गिवन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला ऐसा फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में कि जिसमें ए इंटरसेक्शन बी हम खुद निकाल सकते हैं। अदरवाइज ना तो जनरल फॉर्मूले में हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, वो तब निकाल सकते हैं जब कोई इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू गिवन हो। सिर्फ ये 2 गिवन हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी ना जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ना ही डिपेंडेंट से निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो तो हम निकाल सकते हैं। ए और बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/20 हो गया। ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 और बी डैश 1/5 है, 1 में से माइनस कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा, कट गया 1/5। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश निकाला, ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 तो ए डैश बाकी का 3/4 हो जाएगा, 1 - 1/4 और बी 1/5 रहेगा, ये बन जाएगा 3/20। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी निकल जाएगा। फोर्थ पार्ट होमवर्क में करना, और फिफ्थ पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। ए यूनियन बी 1 - ए डैश इंटू बी डैश, 1 - ए डैश 3/4 और बी डैश 4/5। सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 4 कट गया, 3/5 माइनस करेंगे तो 2/5। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसी को अगर मैं जनरल फॉर्मूले से भी करना चाहता हूँ सपोज, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दिया, ये रहा 1/20। इसके बाद तीनों कैल्शियम निकालेंगे हम, 20, 4 5 द 20, तो 5 1 द 5 प्लस 4 माइनस 1, 5 + 4 9 - 1 8, ये बन जाएगा 8/20। 4 से कट जाएगा, 4 2 द 8, 4 5 द 20। सेम आंसर आया, यस 2/5 2/5। तो नेचुरली ये फॉर्मूला भी लेंदी है, प्लस माइनस भी ज़्यादा करना पड़ता है, और ये इजीली आ गया। अच्छा ठीक है, तो आज हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कुछ सीखा इस क्लास में, और हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ फॉर्मूले भी सीखे। कुछ नहीं, मतलब सारे जितने फॉर्मूले हमने सीखे हैं जनरल इवेंट्स के, मतलब जनरल फॉर्मूले
डिपेंडेंट इवेंट्स के और इंडिपेंडेंट के सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं। नई क्लास में कुछ और नया लेके हाजिर होंगे हम नेक्स्ट क्लास में।